हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले माइंड में ये आता है कि सर एग्जाम का लेवल क्या होगा, एग्जाम की डेट क्या होगी, कितना ड्यूरेशन हमें तैयारी के लिए देना चाहिए और इस तरीके की ढेर सारी बातें आती हैं। लेकिन उन सबसे ऊपर या उन सबसे प्रायोरिटी में जो आपके माइंड में आता है कि सर इस एग्जाम के लिए सफिशिएंट कंटेंट क्या रहेगा, और उनमें जो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है वो होता है एनसीईआरटी बुक्स। तो क्या एनसीईआरटी बुक आपके एग्जाम के लिए, या मैं बात करूं किसी भी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के लिए, सफिशिएंट है, कम है, या मैं कहूं कि एक्सेस में है? तो इन सब पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या एनसीईआरटी बुक ही आपका सिलेक्शन करा सकते हैं? चलिए कुछ पॉइंट्स इस पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी की बात की जाए तो क्लास 11th की एनसीईआरटी और क्लास 12th की एनसीईआरटी आपके फाउंडेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सारे सिलेबस को एक सीक्वेंस में कवर करता चलता है। यूनिट मेजरमेंट से लेके आपका एटम न्यूक्लियाई तक या कम्युनिकेशन सिस्टम तक, ये सारे सब्जेक्ट को, सारे सिलेबस को एक सीक्वेंस में, एक डिटेल मैनर में कवर करता है। आगे अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी बुक है जिसे एक जो बिगनर है वो भी पढ़ सकता है, और जो काफी लंबे टाइम से तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बराबर सफिशिएंट रहेगी। तीसरे पॉइंट की बात करूं तो ये कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए इससे बेस्ट बुक नहीं हो सकती। चाहे आप कितनी भी बुक उठा के देखें, एनसीईआरटी से बेहतर कंसेप्चुअल बुक नहीं हो सकती। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें जो कंटेंट डिजाइन किया गया है वो इस तरीके से है, सारे टॉपिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस, किसी को ऐसे मार्क नहीं कर रखा मोर इंपॉर्टेंट, या किसी को ऐसे हाईलाइट नहीं कर रखा कि ये नहीं पढ़ोगे ऐसा होगा वैसा होगा, वो सब चीजें अवॉइड कर दी गई हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल टॉपिक्स, जिससे जिस टाइम हम पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में ये मतलब एक तरीके से ये नहीं होता कि हमें ये पढ़ना और ये स्किप करना है। वो पूरी बुक इस तरीके से डिजाइन है कि हमें हर चीज उसमें से कवर करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके अंदर कि ये स्टेबल, हर एक एग्जाम के लिए स्टेबल है। इसके अगर इंपॉर्टेंस की बात की तो हर एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस है, चाहे वो आप जो 11th-12th के बाद आपने कंपटीशन एग्जाम फेस किए, ग्रेजुएशन के बाद आपने फेस किया, या फिर अब जब आप पीजीटी लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लिए। इवन जब भी आप स्टूडेंट को टीच करेंगे तो उसमें आपको कुछ डाटा की भी जरूरत होती है, कुछ फॉर्मूला की भी जरूरत होती है, तो वहां आपको चाहिए एक्यूरेसी। और इस बुक से ज्यादा एक्यूरेसी आज तक मेरे हिसाब से कोई ऐसी बुक नहीं बनी जो इससे ज्यादा एक्यूरेसी दे। या हम जब भी कोई एक पॉइंट पे जाके हमें चाहिए कि आप स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए, तो हम एनसीईआरटी को ही प्रीफर करते हैं। तो ये थी कुछ एडवांटेज कि सारे सिलेबस को कवर करता है, बिगनर के लिए भी जरूरी है, और जिसको काफी लंबा टाइम हो गया तैयारी करते हो उसके लिए भी जरूरी है। ये सारे कंसेप्ट को बेहतर तरीके से क्लियर करता है। उसके बाद है कि सारे टॉपिक्स को इसने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है, और उसके बाद है कि एक्यूरेसी इसमें काफी ज्यादा है। तो इन सब चीजों का अगर हम ख्याल रखें तो एनसीईआरटी वन ऑफ द बेस्ट बुक है। लेकिन जब इतनी सारी खूबियां हैं इसके अंदर तो कुछ कमियां भी रही होंगी, तो चलिए उन कमियों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये किसी एक सिंगल एग्जाम को लेके टारगेट करके नहीं बनाई गई है। तो इसमें एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या जो मल्टीपल टाइप्स के जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके लिए प्रैक्टिस, तो उसकी कहीं ना कहीं कमी है इसके अंदर। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो कि सफिशिएंट नहीं है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं। जैसे मैं एज ए बिगनर इसको देख के चलूं तो मेरे लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए प्रैक्टिस शीट में, उतने इसमें क्वेश्चंस नहीं है। दूसरी बात है कि जो इसकी लैंग्वेज है, तो एक बिगनर के लिए उस लैंग्वेज को रीड करके हर लाइन का मतलब समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग जब भी हमें कोई सलाह देते हैं तो एकदम से क्लियर शब्दों में नहीं देते, थोड़ा सा घुमा फिरा के उस बात को समझाते हैं। इसी तरीके से इसमें भी कुछ चीजें मैंने रीड की है कि एकदम से डायरेक्ट जो चीज समझनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं है। तो लैंग्वेज का मुझे थोड़ा सा लगा, एक बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है। तो इसको जब आप तैयार कर रहे हो तो आपको उस लैंग्वेज का भी देखना है कि उस लेवल पे लैंग्वेज हो कि आप हर एक पॉइंट को ग्रिप कर पाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने माइंड में आपने कुछ और ही इंटरप्रेट कर लिया, कुछ और ही उसका मीनिंग आपने निकाले, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पीजीटी एग्जाम्स की, तो काफी सारे एग्जाम्स ऐसे हैं पीजीटी में, जैसे DSSS भी आपका हो गया,
या मैं बात करूँ आपका झारखंड पीजीटी हो गया, हरियाणा में एचटेट का एग्जाम हो गया, या एचपीएससी जो पीजीटी एग्जाम हो गया, तो इनमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सिलेबस आ रहा है, तो सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होगा। उसके बाद कंक्लूजन की बात करें तो क्या सर हम ये बुक पढ़ें या ना पढ़ें, तो ये एक ऐसी बुक है जो कंपलसरी बुक है, आपको कम से कम ये बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी अपना फाउंडेशन तैयार करने के लिए। लेकिन इस बुक को अगर आप अंडर द गाइडेंस ऑफ योर मेंटर कोई भी हो, XYZ मैं हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, अंडर द गाइडेंस ऑफ योर मेंटर आप इस बुक को रीड करें। उसमें से क्या चीजें हैं जो आपको ज्यादा फोकस करना है, मैंने बताया ना कि इसकी खासियत तो ये कि सबको फोकस कर रहा है, लेकिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड होना है, लिमिटेड टाइम में तैयारी करनी है, तो आपको लिमिटेड चीजों पे ही फोकस करना है, तो आपको गाइडेंस की जरूरत रहेगी ही रहेगी इसमें। दूसरी बात है कि आपको नंबर ऑफ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको सर्च करने होंगे, या आपके मेंटर से आप डिमांड कर सकते हैं, वो आपको बेटर गाइड कर सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू में। प्रीवियस क्वेश्चंस आपको सोल्व करने जो कि इस बुक के अंदर नहीं आपको मिलेंगी, तो उनके लिए भी आप कोई, जैसे मैं बात करूं, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, या वैसे आप अपना सर्च करके पूरा टाइम देके अपने लेवल पे भी चीज़ों को आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस बुक को आपको एक्यूरेसी के लिए पढ़ना है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए भी पढ़ना है, साथ में जो भी एडिशनल चीज़ें हैं वो अपने मेंटर के साथ जुड़िए और तैयारी को और बेहतर बनाइए। और इस तरीके की जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट बेहतरीन कंटेंट का। थैंक यू सो मच।